हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे बंदे जो हैं वो अच्छे होंगे। स्टडी भी जो है वो आप लोगों का अच्छा जा रहा होगा। तो अब तक जो है वो अपन चार जो फेजेस हैं वो इडियम्स एंड फ्रेजेस के पढ़ चुके हैं। आज आपका पांचवा जो फेज़ है वो आप लोगों के सामने मैं रखने के लिए जा रहा हूँ। तो बिना कोई देर किए लेट्स स्टार्ट। चलिएगा। सबसे पहले इडियम जो आपका आता है वो आपका आता है हेल्सियन डेज। ठीक है, हेल्सियन डेज। इसको आप प्रोनाउंसिएशन में लेओगे हेल्सियन डेज। हेल्सियन डेज का मैं पहले आपको अर्थ बता देता हूँ कि एक्चुअल में ये इडियम आपको अर्थ क्या देता है। ये आपको अर्थ देता है किसका? हैप्पी डेज का। ठीक है, खुशी के दिन होते हैं, या फिर कामनेस। काम का मतलब बिल्कुल शांत के लिए आप जो है उसके लिए अपन यूज करते हैं हैप्पी डेज या फिर कामनेस जो है। जैसे काम डेज की मैं बात करूं, ऐसे दिन जिसके अंदर आप बिल्कुल शांत थे, बहुत सुखी थे, काफी खुश थे, तो ऐसे दिनों के लिए मैं इडियम आपका यूज करता हूं हेल्सियन डेज। ठीक है, तो हैप्पी डेज को यदि आप रिप्रेजेंट करेंगे तो हेल्सियन डेज से करेंगे। अब मैं आपको इडियम जो है वो एक्चुअल में इसका अर्थ आपका आया हुआ कहां से है ये मैं आपको बता देता हूं, समझिएगा। बात करता हूं हेल्सियन की। तो हेल्सियन जो है वो आपका होता है एक बर्ड, एक पक्षी होता है। ये पक्षी आप सब लोगों ने जो है वो देखा हुआ है। किंगफिशर जो आपका ब्रांड है उसके ऊपर देखिएगा आपको एक बर्ड जो है उसका लोगो मिलता है, और वही बर्ड जो है वो आपका हेल्सियन कहलाता है। तो हेल्सियन जो है वो आपका बर्ड है, और ये बर्ड जो है वो जैसे आप किंगफिशर की बात करते हो ना, तो किंगफिशर का जो लोगो है वो इसी बर्ड के जरिए आपका बनाया हुआ होता है। अब एंशिएंट टाइम्स के अंदर क्या होता था कि पुराने समय के अंदर जो आपका ये जो हेल्सियन जो आपका बर्ड होता था, इसको क्या है कि हैप्पीनेस का प्रतीक माना जाता था। यानी कि ये जो है वो आपका सिंबल होता था हैप्पीनेस का। ठीक है, और होता क्या था कि ये जो पक्षी है वो विंटर के डेज के अंदर, यानी कि जो सर्दियों के दिन होते थे, उसमें जो है वो अपना घोंसला बनाता था, और बिल्कुल शांत या बिल्कुल काम जो जगह होती थी वहां पे ये जो पक्षी है वो अपना घोंसला बनाता था। तो कहने का मतलब वहीं से हेल्सियन को जो है वो आपका इंट्रोड्यूस करवाया गया आपका लैंग्वेज के अंदर, और हेल्सियन का अर्थ जो है वो दे दिया गया आपका किससे? हैप्पीनेस से या फिर कामनेस से, यानी कि बिल्कुल जो शांत होता है उस चीज के लिए आप यूज करते हो हेल्सियन डेज। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये जो डेज होते हैं, ये जो हैप्पी डेज होते हैं, ये आपके होते हैं कहाँ के? पास्ट के। यानी कि पास्ट के दिनों के बारे में जब आप सोचते हो, जब आप खुश थे, काफी काम थे, बिल्कुल शांत रहते थे, तो उन दिनों के लिए मैं इडियम आपका यूज करता हूं हेल्सियन डेज। क्लियर है बात? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे चलते हैं। इसी के बाद में आपका इडियम आता है टू बाइट द डस्ट। टू बाइट द डस्ट। पहले मैं आपको हिंदी में इसको बता देता हूं। हिंदी में जब आप इसको लिखते हैं तो काफी आप लोगों ने ये इडियम जो है हिंदी के अंदर यूज किया है, धूल चटाना। ठीक है, अब मैं इसकी यदि बात करूं अर्थ की, तो ये आपको दो अर्थ देता है, ध्यान रखिएगा मेरे भाई। एक तो जब कोई इंसान फेल हो जाता है या फेलियर को आपको डिनोट करना होता है या फेलियर को बताना होता है, विफलता को, तो उसके लिए आपका इडियम यूज होता है टू बाइट द डस्ट। और दूसरी जो बात आती है, यानी कि कोई इंसान जो है वो जब मर जाता है तो उसके लिए भी आपका इडियम जो है वो आपका यूज किया जाता है टू बाइट द डस्ट। यानी कि किसी के मरने के केस के अंदर, और दूसरा जो है वो किसी की फेलियर को डिनोट करने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई दो जो है वो आपकी आर्मीज थी, आपस के अंदर सेनाएं जो थी वो आपस के अंदर युद्ध लड़ती। एक आर्मी जो है वो दूसरी आर्मी को डिफीट कर देती है, हरा देती है। तो जो दूसरी आर्मी जो हारी हुई होती है उसने वॉर के अंदर क्या किया? बाइट द डस्ट। यानी कि उनको वॉर के अंदर जो है वो क्या मिली? विफलता मिली, या फिर वो वॉर के अंदर जो है वो क्या हो गए? हार गए। तो ये जो इडियम आपको अर्थ देता है वो आपको कौन सा देता है? टू बाइट द डस्ट, यानी कि धूल चटाना। तो फेलर को डिनोट करेगा, या फिर कोई इंसान जो है वो मर जाता है उसके लिए भी आपका डिनोट करता है। टू डाई के लिए मैं आपको इडियम वापस रिमाइंड करवा देता हूं। टू डाई के लिए इडियम आता है, एक और आता है किक द बकेट। ठीक है, तो टू डाई के लिए एक इडियम जो है वो आप यहीं से लिख लीजिएगा। एक इडियम आपका आएगा किक द बकेट। ठीक है, अब किक द बकेट जो है वो भी आपका मरने से संबंधित इडियम होता है।
किक द बकेट एक्चुअल में चलता कहां से है? पुराने टाइम के अंदर 16वीं सेंचुरी के आसपास क्या होता था, जैसे नॉर्मली यदि कोई बंदा जो है वो सुसाइड करता है तो जैसे बाल्टी उसने नीचे रख ली, ठीक है, और बाल्टी को भी सुसाइड करने के लिए उसने फंदा लगाया, फंदा लगाने के बाद में बाल्टी को जो है वो किक कर देता है और बंदा जो है वो सुसाइड कर लेता है। तो वहीं से इडियम आपका जो है वो निकला है किक द बकेट। तो किक द बकेट का ध्यान रखिएगा, इसका मतलब भी जो है वो आपका होता है टू डाई। तो टू बाइट द डस्ट फेलियर को डिनोट करेगा या फिर मरने से संबंधित जो है वो आपका इडियम होता है। आगे आपका इडियम आता है टू टेक समवन टू राइड। अब ये जो इडियम है वो इसके अर्थ पे मत चले जाइएगा। टू टेक समवन टू राइड, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को घुमाने के लिए लेके जाना। ये जो है वो इडियम आपको दो तीन अर्थ देता है। पहला अर्थ जो है वो आपको देता है, इसका मैं आपको ओरिजिन भी बताऊंगा कहां से ये एक्चुअल में आया है, टू डिसीव समवन, या फिर किसी को धोखा देना, या टू चीट समवन, किसी के लिए जो है वो आप यूज कर सकते हैं, किसी को धोखा देना या किसी को क्या करना, चीट करना। और दूसरा जो आपको अर्थ देता है वो आपका किसी को जबरदस्ती उसका अपहरण कर लेना, टू एब्डक्ट समवन इन ऑर्डर टू किल हिम। कहने का मतलब किसी का अपहरण कर लेना उसको मारने के लिए, और किसी को धोखा देना या किसी को चीट करना। तो ये इडियम आपको अर्थ देता है टू टेक समवन टू राइड। तो इस इडियम का ओरिजिन जो है वो आपका कहां से हुआ है, पहले इस चीज को जो है वो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं ऊपर वाला इडियम जो है वो मिटा दूंगा। अब ये जो इडियम है वो आपका एक्चुअल में आया कहां से है, टू टेक समवन टू राइड। अब इस इडियम की मैं बात करता हूं तो 17th सेंचुरी के अंदर, जब 17वीं अपन शताब्दी की बात करते हैं, तो क्या होता था कि जो अमेरिकन गैंगस्टर्स होते थे, जो अमेरिकन गैंगस्टर्स होते थे यानी कि जो आपके बदमाश लोग होते थे अमेरिकन, जो जिनको आप गैंगस्टर्स कह सकते हो, वो क्या करते थे कि जब भी उनके कोई खिलाफ जाता था तो उसका जो है वो अपहरण कर लेते थे। ठीक है, जैसे आपने मूवीज वगैरह के अंदर देखा होगा, जो विलन होता है वो आपका हीरो की माँ को जो है या फिर उसकी फैमिली के उसके फादर को जो है वो अबडक्ट कर लेता है, अपहरण कर लेता है। तो ऐसा ही जो है वो सेम आपके अमेरिकन जो माफिया थे वो किया करते थे, और वो कब करते थे, जब उनको जो है वो किसी को क्या करना होता था, किल करना होता था। तो ये इडियम जो है वो अमेरिकन गैंगस्टर्स से आया हुआ है और 17th सेंचुरी के अंदर आया हुआ है। करते क्या थे, वो बंदे जो है वो उसको कार के अंदर उठाते थे। अब कार के अंदर उसको उठाते थे तो वो बंदे जो है वो जिस बंदे को उठाया उसको कहां पे लेके जाते थे, राइड पे। यानी कि कार चलेगी तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन वो राइड जो है वो जॉयफुल नहीं होती थी, उसको मारने के पर्पज से जो है वो राइड के ऊपर लेके जाते थे। और यही इसी से जो है वो आपका इस इडियम का ओरिजिन हुआ है। तो कहने का मतलब टू टेक समवन टू राइड, टू डिसीव समवन, डिसीव का मतलब होता है किसी को धोखा देना, टू चीट समवन या टू एब्डक्ट समवन इन ऑर्डर टू किल हिम। एब्डक्ट का मतलब होता है किसी को दबोच लेना या किसी का अपहरण कर लेना। चलिए आगे आपका इडियम आता है, समझते जाइएगा, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें हैं, कोई ज्यादा कोई इतना वो नहीं है कि बहुत ज्यादा टिपिकल चीजें हैं। नेक्स्ट आपका इडियम आता है डैम्प स्क्विप। अब मैं यदि डैम्प स्क्विप की बात करूं तो ये जो इडियम है, पहले मैं इसका अर्थ लिख रहा हूं, ए डिसअपॉइंटिंग अ रिजल्ट। ठीक है, एक ऐसा रिजल्ट जिसने आपको क्या किया है, निराश किया है। अब निराश किया है तो कहने का मतलब उस रिजल्ट से आपसे एक्सपेक्टेशन कुछ और थी, एक्सपेक्टेशन आपकी ज्यादा थी, लेकिन हुआ क्या, जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट जो है वो वैसा नहीं आया जैसा आपने क्या किया था, एक्सपेक्ट किया था। तो ये इडियम आपको अर्थ देता है डैम्प स्क्विप। अब देखिएगा मैं इसका अर्थ लेता हूं, यहां से मैं यदि इस शब्द का अर्थ निकालूं, डैम्प, डैम्प जो है वो आपका होता है गीला या आर्द्र कह सकते हैं इसको। ठीक है, और यहां से दूसरा मैं यदि बात करूं तो दूसरा मेरे पास शब्द जो है वो आता है क्या, स्क्विप। स्क्विप की मैं यदि बात करता हूं तो स्क्विप जो है वो आपका शब्द आता है किसके लिए, एक्सप्लोजिव के लिए। एक्सप्लोजिव का मतलब जो है
वो जो आपके पटाखे वगैरह, जो एक्सप्लोजिव, जो आपके बम वगैरह फोड़ने के काम में आता है ना, जो मतलब धमाका करने के काम में आते हैं, उसको ले अपन शब्द जो है वो एक्सप्लोजिव यूज करते हैं। अब एक बात बताइएगा मुझे, छोटी सी चीज है, देखिएगा इसी ईडियम के अंदर इसी का अर्थ जो है वो आपका छिपा हुआ है। मैं यदि बात करता हूं डैम, डैम का मतलब हो गया गीला, स्क्विब का मतलब हो गया एक्सप्लोजिव। यदि कोई एक्सप्लोजिव जो है वो गीला है या आर्द्र है तो वो फटेगा या नहीं फटेगा? आपका सीधा सा रिप्लाई होगा कि जी नहीं फटेगा। और आपने उस एक्सप्लोजिव से एक्सपेक्ट क्या करते हो? आपका एक्सपेक्टेशन क्या होता है? यदि एक्सप्लोजिव है तो फटेगा, बट यदि वो डैम्प हो गया यानी कि वो गीला हो गया तो डैम्प जो है, डैम्प होते ही वो जो आपका एक्सप्लोजिव है वो आपका नहीं फटेगा, जो रिजल्ट आप चाहते थे वो नहीं आएगा। तो ए जो आपका ए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, यानी कि जिस रिजल्ट ने आपको निराश किया है, वो जो रिजल्ट होता है वो आपको अर्थ देता है किसका? ए डैम्प स्क्विब का। और इसी को यदि हिंदी के अंदर देखते हैं ए डैम्प स्क्विब को, तो इसको जो है वो आपका बोला जाता है हिंदी के अंदर, देखिएगा, फुस पटाखा। ठीक है, जैसे अपन कहते हैं ना कि भाई तू तो उसको, जो कोई भी चीज कोई भी बंदा मान लीजिए कि खरीदता है, ये तूने तो इस चीज को जो है वो बहुत काफी जो है वो अच्छी मानकर खरीदा था, लेकिन ये चीज जो है वो तो फुस पटाखा निकली भाई। तो फुस पटाखा का मतलब एक डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट होता है जो आपको क्या करता है? निराश करता है। आगे चलते हैं। इसी के बाद में आपका आइडियम आता है टू स्मेल ए रैट। ठीक है, अब देखिएगा, यदि मैं इस इडियम की बात करूं, पहले आपको इसका अर्थ बता देता हूं कि क्या होता है। टू बी सस्पिशियस अबाउट समथिंग, यानी कि कहने का मतलब जब आप किसी चीज के लिए सस्पिशियस होते हो, यानी कि आपको जो है वो किसी चीज के लिए संदेह होता है, तो उसके लिए इडियम आता है टू स्मेल ए रेट। तो ध्यान रखिएगा कि टू स्मेल ए रेट कब आप यूज करते हैं? जब आपको किसी भी चीज के अंदर शंका होती है, संदेह होता है कि ये काम जो है वो ऐसा कैसे हो सकता है, तो उसके लिए आप इडियम जो है वो यूज करते हो टू स्मेल ए रेट। अब मैं बताता हूं, काफी इंटरेस्टिंग इडियम है, आया कहां से है। होता क्या है कि जब मैं बात करता हूं 16th सेंचुरी की, 16वीं शताब्दी की, तो उसके अंदर क्या होता था कि घरों के अंदर जो है वो जब आपके रैट्स होते थे, जितने भी आपके चूहे वगैरह जो है वो होते थे, उनको पकड़ने के लिए, कि रैट्स को जो है वो कैच करने के लिए, और आपका जो है वो किसको ट्रेन किया जाता था? डॉग्स को। डॉग्स को ट्रेन किया जाता था रैट्स को जो है कैच करने के लिए। जब डॉग्स रैट्स को कैच करते थे तो डॉग्स को जो है वो रिवार्ड दिया जाता था। तो अब रिवार्ड के चक्कर में काफी डॉग्स जो है वो ट्रेन हो जाते हैं। अब होता क्या है कि यहीं से इडियम का प्रचलन होता है। यदि मैं बात करूं रैट्स की, तो रैट्स जब आपके यूरिनेशन करते हैं या इनका जो यूरिन होता है उसके अंदर जो है वो अमोनिया की स्मेल आती है। ठीक है, अमोनिया की स्मेल आती है किसके अंदर? यूरिन के अंदर। डॉग्स जो हैं वो इसी अमोनिया को स्मेल करते हैं। ठीक है, अब जब डॉग्स इसी अमोनिया को स्मेल करते हैं तो वो जैसे घर के अंदर घुसते हैं और उनको अमोनिया की स्मेल आती है तो उनको लगता है कि घर के अंदर क्या है? रैट है। समझ गए बात को? तो उनको जो है वो घर के अंदर क्या होने का संदेह हो जाता है? रैट होने का संदेह हो जाता है। कैसे उनको पता चलता है? अमोनिया का स्मेल आता है, और इसी हिसाब से वो जो है वो पहुंच जाते हैं कि घर में जो है वो जरूर कोई ना कोई क्या है? रैट्स हैं। तो यहीं से डॉग्स जो है वो सस्पिशियस हो जाते हैं, और यहीं से जो इडियम है वो आपका चलता है टू स्मेल ए रैट। समझ गए बात को? 16th सेंचुरी के अंदर ये जो इडियम है वो आपका आया हुआ है। रैट्स जो है इनके यूरिन जो होता था उसके अंदर अमोनिया की जो है वो स्मेल आती थी। डॉग्स इसी स्मेल को कैच करते हैं। घर के अंदर जैसे ही डॉग घुसा, अमोनिया का स्मेल आया, सोचेगा क्या कि रैट हो सकता है, उसको जो है वो क्या हो जाएगा? संदेह हो जाएगा। तो टू स्मेल ए रैट जो है वो आपका होता है टू बी सस्पिशियस अबाउट समथिंग। आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट आपका आइडियम जो है वो आता है योमेंस सर्विस। ठीक है, अब योमेंस सर्विस की मैं यदि बात करूं तो इसको एसएससी जो है वो आपका हमेशा यही हिसाब से पूछा है। योमेंस सर्विस जो है वो आपकी होती है एक्सेलेंट सर्विस, यानी कि काफी अच्छी सर्विस होती है, ऐसी सर्विस जिसको आप एक्सेलेंट बोल सकते हो। तो योमेन सर्विस जब भी आपके सामने लिखा हुआ आ जाए तो आप कहेंगे कि ये जो सर्विस है वो कैसी सर्विस है? एक्सेलेंट सर्विस। जैसे आपका पिज्जा डिलीवरी जो है वो आपको कहते हैं, ज्यादातर जो आपके पिज्जा के आउटलेट्स हैं वो आपको कहते हैं कि 45 मिनट में या तो डिलीवरी, अदरवाइज जो है हम आपको क्या देंगे? पिज्जा फ्री देंगे। तो उनका 45 मिनट्स का जो टाइम पीरियड है उसके अंदर जो पिज्जा डिलीवर करने की जो सर्विस है उस सर्विस को आप कह सकते हैं योमेन सर्विस। क्यों?
एक्सेलेंट सर्विस है। आया कहां से है उसको देख लेते हैं। यहां से मैं यदि बात करूं तो योमैन जो है ये आपका डिनोट करता है या तो किसी न किसी फार्मर को, और यदि फार्मर को डिनोट ना करे योमैन शब्द जो है तो ये आपका बताता है किसको, रॉयल सर्वेंट, यानी कि ऐसे सर्वेंट जो मतलब रॉयल जो आपका फैमिलीज होते थे उनके अंदर काम करते हैं। अब मुझे एक छोटी चीज बताना, फार्मर जो है वो लेबोरियस होते हैं, समझ के बात को। और आपको पता है कि फार्मर की जब भी सर्विस होती है वो अपने खेत के लिए जब भी अपना काम करता है, उसकी सर्विस जब भी होती है खेत के लिए जो है वो दिन रात एक करके खून पसीना एक करके काम करता है। फार्मर की सर्विस को मैं क्या कह सकता हूं, एक्सेलेंट सर्विस। रॉयल सर्वेंट, योमैन रॉयल सर्वेंट को भी कहते हैं। अब यदि कोई सर्वेंट जो है वो रॉयल सर्वेंट है, रॉयल फैमिली के अंदर काम करता है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो हर कोई सर्वेंट को उठा के खाना वगैरह बनाने के लिए या अपने घर के कामकाज करने के लिए लेके आ जाएंगे, नहीं होगा। कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा जिसकी सर्विस कैसी हो, अच्छी हो। तो योमैन फार्मर भी जो है वो एक्सेलेंट सर्विस देगा, और कोई भी रॉयल सर्वेंट जो है वो भी आपको कैसी सर्विस देगा, एक्सेलेंट सर्विस। तो योमैन सर्विस को जो है वो आपको कहा जाता है एक्सेलेंट सर्विस। समझ गए होंगे बात को। इसका मतलब होता है किसी चीज के बारे में संदेहजनक होना, योमैन सर्विस का मतलब होता है एक्सेलेंट सर्विस। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट आपका आता है टू मूव हेवन एंड अर्थ। ठीक है, टू मूव हेवन एंड अर्थ। अब इसको मैं पहले आपके लिए अर्थ जो है वो HCDM का दे देता हूं, टू डू एवरी possible effort to achieve something, यानी कि कुछ अचीव करने के लिए हर जो पॉसिबल एफर्ट किया जाता है उसके लिए मैं इडियम यूज करता हूं, टू मूव हेवन एंड अर्थ। यानी कहने का मतलब आप जितने भी अपना एफर्ट जो है वो लगा सकते हैं, जितना मैक्सिमम एफर्ट आप यूज कर सकते हैं किसी भी चीज को पाने के लिए, किसी भी चीज को जो है वो अपने पास लाने के लिए, तो उसके लिए मैं कह सकता हूं टू मूव हेवन एंड अर्थ। अब इसको यदि आप हिंदी में देखेंगे तो हिंदी के अंदर देखिएगा काफी इंटरेस्टिंग अर्थ जो है वो आपको देता है, और आप जो है वो लिखते ही समझ जाएंगे, आकाश पाताल एक कर देना। ठीक है, जिसे आप जो है वो घर वालों को कई बार जो है वो ये चीज कहते हैं ना कि आप टेंशन मत लीजिए, इस बार एग्जामिनेशन सीजीएल क्लियर करने के लिए मैं आकाश और पाताल जो है वो एक कर दूंगा। कहने का मतलब आप अपना जो पॉसिबल एफर्ट है, जितना एफर्ट आप कर सकते हैं वो आप इस इडियम के जरिए बता सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इडियम टू पुट अप विद समवन। ठीक है, टू पुट अप विद समवन, इसका मैं पहले आपको अर्थ बता देता हूं, टू रिकंसाइल विद समवन। ठीक है, रिकंसाइल का मतलब होता है सामंजस्य बैठाना। इस चीज के लिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये वर्ब जो है वो अपने बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैरी करता है। रिकंसाइल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं ना जो सेल्फ या सेल्फ जुड़ के बनते हैं, सिंगुलर में सेल्फ जुड़ता है, प्लूरल में सेल्फ जुड़ता है। तो टू पुट अप विद समवन, टू रिकंसाइल विद समवन, किसी के साथ सामंजस्य बैठाना। और खासकर जब बंदा जो है वो किसी के साथ पुट अप करता है तो वो जो है वो उस पर्सन को चाहता नहीं है, उस पर्सन से जो है वो आपका खफा खफा सा रहता है, यानी कि वो बंदा उसको पसंद नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो है उसके साथ सामंजस्य बैठाना पड़ता है। तो उसके लिए आपका आइडियम जो है वो यूज होता है टू पुट अप विद समवन। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि आई कांट पुट अप विद माय कजन बिकॉज सी इज ए क्वालसम गर्ल। कहने का मतलब वह जो है वो आपका क्या है, एक झगड़ालू लड़की है, इसलिए मैं मेरी कजन के साथ जो है वो पुटअप नहीं कर सकता, सामंजस्य नहीं बैठा सकता। तो टू पुटअप विद समवन का अर्थ हो जाएगा किसी के साथ क्या करना, सामंजस्य
बैठाना, ठीक है। टू मूव हेवन एंड अर्थ, टू डू एवरी पॉसिबल एफर्ट टू अचीव समथिंग। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका आइडियम आता है टू फेस म्यूजिक, ठीक है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आप म्यूजिक को जो है वो फेस कर रहे हैं, यानी कि म्यूजिक के सामने जो है वो डांस चालू हो गया, ऐसा नहीं है भाई। यदि मैं इसकी बात करूं टू फेस म्यूजिक, इसका मैं यदि बात करता हूं तो पहला आपको अर्थ देता है टू बी पनिश्ड, ठीक है, या फिर इसी को आप कह सकते हैं टू बी स्कॉल्डेड बाय समवन, किसी के द्वारा डांटा जाना या किसी के द्वारा पनिशमेंट आपको जब मिलता है तो उसके लिए आपका इडियम जो है वो यूज होता है टू फेस म्यूजिक। कहने का मतलब जैसे मैं बात करता हूं, मान लीजिए आपके एग्जामिनेशन में कम नंबर आए, ठीक है, आपको पता है कि घर पे जाते ही जो है वो आपको डांट पड़ेगी, आपको डांट सुननी पड़ेगी। तो उस केस के अंदर यदि आप अपने पापा से बात करते हैं, पापा आपको दो चार बातें कहते हैं, तो आपने वहां पे जो है वो म्यूजिक को क्या किया है, फेस किया है। म्यूजिक वैसे नहीं है कि ये जो है वो कानों को अच्छा लगने वाला म्यूजिक है, वो म्यूजिक नहीं है, क्योंकि पापा की गालियां भी जो है वो म्यूजिक ही होती हैं, ऑब्वियस सी बात है। यदि वो आपको कुछ कहते हैं, आपके भले के लिए कहते हैं, तो म्यूजिक वहां से आता है, ठीक है। तो टू फेस म्यूजिक का मतलब होता है टू बी स्कोल्डेड बाय समवन या टू बी पनिश्ड बाय समवन, किसी के द्वारा पनिशमेंट दिया जाता है ना, उस केस के अंदर भी ये इडियम आपका यूज होता है। इसको मैं आपको सिंप्लीफाई करके दे देता हूं कि एंशिएंट टाइम्स के अंदर, प्राचीन समय के अंदर जो है वो आपका क्या होता है कि जो सोल्जर्स होते थे आर्मी के अंदर, आपने देखा होगा कि आर्मी के अंदर जो है वो कई बार आर्मी बैंड होता है, आपको पता हो तो, जिसमें मतलब वो जो आपके ड्रमर होते हैं वो आर्मी के कुछ पर्सन्स होते हैं, वो अपने जैसे मतलब कई बार जो है वो मार्च करते हैं ना, तो जो ड्रमर होते हैं वो ड्रम बजाते हैं, वो आर्मी के पर्सन्स ही होते हैं। अब क्या होता है कि एंशिएंट टाइम्स के अंदर जो आर्मी पर्सन्स होते थे, ठीक है, और वो आर्मी पर्सन्स जिन्होंने कोई जो है वो गलती कर दी होती थी, अब गलती कर दी होती थी तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको सजा भी मिलती थी। तो अब सजा मिलने के तौर पर जो आपके आर्मी पर्सन्स होते थे, उन आर्मी पर्सन्स को जो है वो आपका ड्रमर बना दिया जाता था। ड्रमर का मतलब यानी कि जो आपका बजाने वाले होते हैं ना ड्रम वगैरह को, वो बना दिया जाता था। किसके तौर पर? कि पनिशमेंट के तौर पर। अब यदि ड्रम को बजाएगा, ड्रमर बन जाएगा, तो उस ड्रम में से जो है वो सीधी सी बात है आपका क्या निकलता था? म्यूजिक। और वो म्यूजिक जो है वो उन पर्सन्स को, आर्मी पर्सन्स को सुनना पड़ता था। समझ रहे हो मेरी बात को? तो वहीं से जो है वो इडियम निकलता है आपका टू फेस म्यूजिक। यानी कि इसके अंदर क्या होगा? टू बी पनिश्ड बाय समवन, या फिर पनिशमेंट के लिए आपका इडियम यूज होता है। कहां से निकला है? एंशिएंट टाइम्स के अंदर आर्मी पर्सन्स जिनको सजा देनी होती थी उनको ड्रमर बना दिया जाता था, और ड्रमर बनाने के बाद में, क्योंकि आपको पता है ड्रम को बीट करेगा तो म्यूजिक निकलेगा, तो वहीं से आपका इडियम जो है वो निकलता है टू फेस म्यूजिक। चलिए आगे मैं बात करता हूं। तो वॉश योर हैंड्स ऑफ someone or something, ठीक है। तो वॉश योर हैंड्स ऑफ समवन और समथिंग। अब देखिएगा ये इडियम काफी इंटरेस्टिंग है। इसके पीछे जो स्टोरी छिपी हुई है वो भी मैं आपको बताता हूं। पहले मैं आपको इसका अर्थ जो है वो सिंप्लीफाई कर देता हूं। यदि आप अपने हैंड्स को जो है वो किसी चीज से वॉश कर लेते हैं, समझ रहे हो मेरे बात को, तो इसका मतलब ये हो जाता है टू रिफ्यूज to be responsible for someone or something। यानी कि कोई भी चीज जो है उसके लिए आप मना कर देते हो कि इस बात के लिए अपन जो है वो उत्तरदायी नहीं है भाई। जैसे आपने मान लीजिए कि कोई भी मतलब गलती करो, कोई भी इंसान, जैसे मान लीजिए आप बाहर जो है वो गली के अंदर क्रिकेट खेल रहे हैं, किसी बंदे ने शॉट मारा, आप जो है वो मान लीजिए आप बॉलिंग साइड पे हैं, बंदा खेल रहा है, क्रिकेट शॉट मारा और बंदे ने जो है वो सामने वाले घर की खिड़की तोड़ दी, ठीक है। अब होगा क्या कि जो आपका ओनर होगा घर का वो बाहर आएगा, ठीक है। तो
आपका हाथ सबसे पहले उठता है कि भाई अपन ने कुछ नहीं किया, बोला जाता है ना। तो उसके लिए जो है वो आपने क्या किया कि आपके जो हैंड्स हैं उनको वॉश कर लिया किस चीज से, कि मैंने जो है वो आपका क्या नहीं तोड़ा, कांच नहीं तोड़ा। काफी इसके पीछे इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। एक्चुअल में स्टोरी जो है वो आपका क्या है वो देखिएगा। होता क्या है कि एंशियंट टाइम्स के अंदर जीसस का नाम सुना होगा। जीसस को जो है वो सूले पे चढ़ाया गया था, समझ रहे हो बात को। कहने का मतलब जीसस का जो है वो पुराने टाइम के अंदर आपका होता है क्या, क्रूसिफिकेशन। ठीक है, क्रूसीफाई का मतलब होता है सूली पे चढ़ाना। क्रूसिफिकेशन जो है वो आपका प्रोसेस होता है, एक्ट होता है जिसमें इंसान को कहाँ चढ़ाया जाता है, सूली पे। तो जीसस को जो है वो क्रूसिफिकेशन होता है जीसस का। अब जीसस के क्रूसिफिकेशन के अंदर एक बंदा होता है जिसका नाम होता है पोंटियस पायलट। एक बंदा होता है जिसका नाम क्या होता है, पोंटियस पायलट। और ये बंदा जो है वो आपका बहुत ज्यादा क्या होता है, क्रूल होता है, निर्दयी होता है। ठीक है, अब क्या है कि पोंटियस पायलट को बुलाया जाता है क्योंकि आपको पता है जो आपके यहूदी थे, जो ज्यूज थे, जो आपके, उनके लिए जीसस जो है वो काम किया करते थे। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जीसस को सूली पे टांगने का आदेश दिया जाता है। सूली पे टांगने का आदेश जो है वो आपका कौन देता है, पोंटियस पायलट देता है। अब सूली पे जो है वो जीसस को चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है, जैसे आजकल जो है वो अपन जब भी जज के सामने खड़े होते हैं तो मूवीज के अंदर देखा होगा, गीता पे हाथ रख के कसम खिलाई जाती है, जो भी कहूंगा सच के से अलावा कुछ भी नहीं कहूंगा। तो उसी के जैसा कुछ होता था पुराने टाइम के अंदर कि पोंटियस पायलट जो है वो क्या करता है कि पोंटियस पायलट के सामने जब ये जनता के सामने उपस्थित होता है जीसस को सूली पे चढ़ाने के बाद में, तो क्या होता है कि ये बंदा जो है वो एक बाउल लिए हुए होता है। ठीक है, और बाउल में जो है वो आपका क्या होता है, पानी होता है, वाटर होता है। और क्या कहता है कि जब जनता जो है वो इससे सवाल पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो ये बंदा जो है वो उनके सामने उसी बाउल के अंदर हाथ धो लेता है। जो अपने हाथ होते हैं उनको उसी बाउल के अंदर वॉश कर लेता है। कहने का मतलब उस बाउल के अंदर उसने हाथ वॉश कर लिए तो उसने अपने आप को उस चीज से जो है वो अलग कर लिया। किस चीज से, कि जो आपके जीसस थे इनको सूली पे चढ़ाने का आदेश देने के अंदर मेरी कोई गलती नहीं है, इस चीज का मैं उत्तरदायी नहीं हूं। और ये चीज जो है मैं आप लोगों के सामने, जैसे अपनी गीता पे कसम खाते हैं ना, वैसे बाउल के अंदर जो है वो अपने हैंड्स को वॉश करता है और वहीं से जो है वो ईडियम आपका चलता है, टू वॉश योर हैंड्स ऑफ समवन और समथिंग, टू रिफ्यूज टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर समवन और समथिंग। तो कहने का मतलब जीसस का क्रूसिफिकेशन होता है, पोंटियस पायलट रहता है। आपको स्टोरी याद करने की जरूरत नहीं है, बस चीजें जो है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बन जाती हैं। तो जीसस का क्रूसिफिकेशन के अंदर पोंटियस पायलट का हाथ था, क्रूल होता है। जब जीसस के क्रूसिफिकेशन का ऑर्डर देने के बाद में ये बंदा जो है वो जनता के सामने आता है, तो जनता इससे सवाल पूछती है कि भाई आपने जो है वैसा क्यों किया। तो ये बंदा जो है वो उनके सामने एक बाउल होता है जिसमें वाटर होता है, उसके अंदर अपने हैंड्स वॉश करता है। और हैंड्स वॉश करने का मतलब कि उसने उस चीज से अपने आप को क्या कर लिया, अलग कर लिया कि जी मैं इस चीज के लिए क्या नहीं हूं, उत्तरदायी नहीं। तो ये जो है वो आपके कुछ इडियम्स हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन जो है वो अच्छा लगा है। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इसको जो है वो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके साथ वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको इस चीज़ के बारे में जो है, ये जो इडियम्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यू, ये चीज़ें उनके साथ मिल बांट के जो है वो पढ़िएगा। सारी चीज़ों को जो है वो नोटबुक में नोट करते जाएगा। अभी सिर्फ कैजुअल जो जनरल चीज़ें हैं वो उठा रहा हूँ भाई। ग्रामर का जो पूरा सिलेबस है, ग्रामर का पूरा डीपली सिलेबस जो है वो चलाऊंगा सारा का सारा। वो चीज़ें अपन जो है वो धीरे धीरे पढ़ेंगे। पहले इन चीज़ों को ग्रास्प करना सीख लेते हैं, उसके बाद में अपन जो है वो टॉपिक्स के ऊपर आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए अलविदा। कल फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में। चलिए।